मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर ना उसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस पे आने वाला है। देखो एक क्वेश्चन इस पे आएगा 100% एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे क्वेश्चन आएंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये जो Al2O3 होता है ना, ये जो Al2O3 होता है जिंक ऑक्साइड होता है और ये बेरिलियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। मतलब एसिड से भी रिएक्शन करेंगे और बेस से भी। जैसे ही हमारा Al2O3 है, इसका एसिड से रिएक्शन करो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो ये हमारा बनेगा सॉल्ट प्लस के वाटर, ठीक है ऐसा। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और ये एसिड से रिएक्शन करेगा और बेस से भी करेगा। बेस इसको रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे 2 लगा लो। अब यहाँ पे 6 क्लोरीन होगी ना, तो यहाँ पे आप 6 लगा लो। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होगी, तो यहाँ पे आप 6 लगा लो। तो ऐसे ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ये Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्योंकि एसिड से रिएक्शन कर रहा है। और जो चीज एसिड से रिएक्शन करती है ना, तो ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो ये बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है बेसिक नेचर। क्या शो कर रहा है यहाँ पर, बेसिक नेचर, क्योंकि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर होता है। तो ये रिएक्शन बेसिक नेचर शो कर रही है। अब देखो सुनो, मतलब Al2O3 का बेसिक नेचर शो हो रहा है यहाँ पर। अब Al2O3 है ना, इसकी इससे रिएक्शन कराओ बेस से ऐसे। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, NaAlO2 बनेगा। NaAlO2 प्लस के H2O बनेगा ऐसा। अब यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है ना, तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम लगा दो। अब यहाँ पे 2 सोडियम होंगे तो यहाँ पे 2 सोडियम लगा दो, ठीक है। तो ये अगर बेस है तो यहाँ पे एसिडिक नेचर शो हो रहा है इसका। ये क्या शो हो रहा है इसका, एसिडिक नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है इसका बेसिक नेचर शो हो रहा है और यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एसिडिक नेचर शो हो रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से भी, और क्या बनाए, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं ना, उन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं उन्हें। तो ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, जरूर पूछेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो पिछली बार भी पूछा था उन्होंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्वेश्चन, समझ गया। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3 यही जो बुक में लिखा हुआ है। बाकी जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, बेरिलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अलावा। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको रिएक्शन ऑफ मेटल का रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम मेटल का स्टीम से रिएक्शन। बोलेगा कि कौन सी ऐसी मेटल है जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर से रिएक्शन ना करती हो। तो उसमें एक एग्जांपल आपको आयरन मिलेंगे और एल्युमिनियम। ये हॉट वाटर कोल्ड वाटर से रिएक्शन ना करके स्टीम से रिएक्शन करती हैं। तो Fe सॉलिड जब हमारा स्टीम से रिएक्शन करेगा ना H2O गैस से, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा Fe3O4 N प्लस के H2 गैस बाहर निकलेगी इसमें। तो यहाँ पे 3 आयरन है ना, तो यहाँ पे 3 आयरन लगा लो। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 लगा लो। 8 हाइड्रोजन होगी तो यहाँ पे 4 लगा लो। क्या लगा लो, 4 ऐसे, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारी आयरन है ना, आयरन, तो ये स्टीम से रिएक्शन करता है। और उसका क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा मेटल वो लिखो जो स्टीम से रिएक्शन करे, हॉट और कोल्ड वाटर से रिएक्शन ना करके स्टीम से रिएक्शन करे। तो उसमें आयरन और एल्युमिनियम लिखना पड़ेगा, आयरन और एल्युमिनियम। तब एल्युमिनियम का रिएक्शन लिख दो, एल्युमिनियम सॉलिड प्लस के H2O गैस एंड प्रोडक्ट बना दो आपका Al2O3 प्लस के H2 गैस ऐसे। अब यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे 2 लगाओ। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 लगाओ। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 होगी तो यहाँ पे 3 लगाओ, ठीक है। तो पेपर में यही क्वेश्चन आएगा आपका। ये क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा मेटल है जो स्टीम से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो आंसर कौन है, आयरन और एल्युमिनियम। आयरन के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, Fe3O4, ठीक है। एक रिएक्शन आता है आपका थर्मिट रिएक्शन, इस पे आ सकता है क्वेश्चन तुम्हारा, थर्मिट रिएक्शन पे। थर्मिट रिएक्शन समझते हो, थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, Fe2O3 होता है ना, इसकी एल्युमिनियम पाउडर से रिएक्शन होके Al2O3 बनता है। Al2O3 प्लस के ट्वाइस ऑफ Fe। और ये जो आयरन होता है ना, ये मोल्टन आयरन होता है, मोल्टन आयरन, पिघला हुआ आयरन। तो ये थर्मिट रिएक्शन है। तो थर्मिट रिएक्शन का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि टाइप ऑफ द रिएक्शन कौन सा है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। थर्मिट रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन में कौन सा होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है थर्मिट रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो ये वेल्डिंग में यूज होता है। किसमें यूज होता है, ये रिएक्शन वेल्डिंग में। क्योंकि ये जो मोल्टन आयरन होता है ना, ये जो मोल्टन आयरन होता है तो लोहे के 2 टुकड़ों को जोड़ने में काम आता है। लोहे के 2 टुकड़ों को बीच में ऐसे रख देते हैं और ठंडा करने पे दोनों टुकड़े जुड़ जाते हैं। तो ये वेल्डिंग में यूज होते हैं थर्मिट रिएक्शन।
तो कहीं ना कहीं बोलेगा वो रेल की पटरियों से रिलेटेड, लोहे की पटरियां हैं, रेल की पटरियां, उन्हें जोड़ दिया गया है, तो समझ जाना वो थर्मिट रिएक्शन। उसका रिएक्शन लिख के दिखाओ, ऐसा लिखना है, ये थर्मिट रिएक्शन। टाइप ऑफ द रिएक्शन कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? हाँ भैया, ये क्वेश्चन कैसे बताया था मैंने? ऐसा मेटल लिखो जो स्टीम से रिएक्शन करे, तो क्या लिखेंगे? आयरन और एल्युमिनियम। ऐसे ऑक्साइड बताओ जो एम्फोटेरिक है, तो क्या लिखेंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? एल्युमिनियम। और एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो एसिड से भी रिएक्शन करे और क्या बनाए? हाँ, तो उसे क्या कहते हैं हम? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं उसे हम? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। समझ में आ गया? बोलो। या एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो इस चीज पे कि अब मेटल के अंदर इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो आपको ये पता है मेटल के अंदर डक्टिलिटी होती है। क्या होती है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब उनको खींच के उनके तार बनाना, मेटल को खींच के उनके पतले लंबे तार बनाना, मतलब मेटल की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण मेटल को खींच के उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो डक्टिलिटी होती है। तो डक्टिलिटी का एग्जांपल क्या होता है? गोल्ड एंड सिल्वर। क्या होता है? गोल्ड एंड सिल्वर। ऐसी मैलेबिलिटी होती है। क्या होती है? मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका भी एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर ही होता है। मैलेबिलिटी का मतलब होता है मेटल को शीट में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना? शीट में। तो मेटल में शाइन भी होता है। वो बोलेंगे इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल में नहीं होती, तो मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है, ये भी होती है। मेटल गुड कंडक्टर भी होती है। क्या होती है? गुड कंडक्टर। किसकी गुड कंडक्टर होती है? मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इनकी गुड कंडक्टर होती है मेटल। ठीक है, इनकी गुड कंडक्टर होती है। तो लास्ट में लिख देंगे डलनेस, ये डलनेस लिख देंगे। तो मेटल में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, डलनेस। बाकी सब होती है। मेटल मैलेबल भी होती है, शाइन भी होती है, सोनोरस भी होती है। सोनोरस का मतलब समझते हो ना? मेटल पीटने पे आवाज करेगी। मेटल पीटने में क्या करेगी? और कौन सी साउंड करेगी? रिंगिंग साउंड। तो मेटल पीटने पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो इसे कहते हैं सोनोरस। तो ये सारे गुण हमारे मेटल में होते हैं। डक्टिलिटी होती है, मैलेबल होती है। ठीक है, तो मैलेबिलिटी का मतलब याद है ना? मेटल को शीट में कन्वर्ट करना। डक्टिलिटी का मतलब होता है उसको खींचकर उसके पतले लंबे तार बनाना, पतले लंबे। तो मेटल में चमक होती है, शाइन हो रहा है, मेटल सोनरस होती है। डलनेस जैसी कोई प्रॉपर्टी मेटल के अंदर नहीं होती। और मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाले मेटल होते हैं। जैसे सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, क्योंकि उनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। क्या होता है? प्लस चार्ज। तो जिनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है ना, उन्हें मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? मेटल। तो मेटल में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव बनने की, इलेक्ट्रॉन को खोकर पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी मेटल में होती है। याद रहेगा? ठीक है। और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मान लो कौन सी मेटल लिक्विड होती है, बताओ। हाँ, कौन सी मेटल लिक्विड होती है? हाँ, तो छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे लिक्विड मेटल कौन सी होती है? तो लिक्विड मेटल कौन सी होती है हमारी? मरकरी। कौन सी होती है? ऐसी मेटल जो कट विद नाइफ है, जिन्हें चाकू से काट सकते हैं, वो कौन सी होती है बताओ? हैं? कट विद नाइफ कौन सी है? सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। और कैप्टिन कैरोसिन कौन सी है, जिसे कैरोसिन में रखते हैं? कैप्टिन कैरोसिन। तो कैरोसिन में किसका रखते हैं? सोडियम पोटेशियम को। ठीक है, सोडियम। गुड कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी की? कौन सी ऐसी मेटल है जो गुड कंडक्टर होती है? हैं? हाँ, वेरी गुड। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? सिल्वर। कौन सी ऐसी मेटल है जो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की? तो आंसर क्या है? सिल्वर। आंसर क्या है? तो सिल्वर ऐसी मेटल है जो गुड कंडक्टर होती है, किसके? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो लिक्विड मेटल कौन सी होती है? मरकरी। कट विद नाइफ कौन सी होती है? लिथियम सोडियम पोटेशियम। कैप्टिन कैरोसिन सोडियम पोटेशियम। एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर। बाकी हाईली मैलेबल गोल्ड एंड सिल्वर, हाईली डक्टाइल गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। याद रहे सब तुम्हें? ठीक है। और बैड कंडक्टर कौन होती है? बैड कंडक्टर लेड, लेड पीवी, बी से पकड़ लेना बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर कौन होती है? लेड। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर लेड होती है। समझ में आ गया? तो मेटल में किस चीज की टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन को खोने की, इलेक्ट्रॉन को खोने की। समझ में आ गया? अच्छा, कौन सी मेटल पानी से बड़े आराम से रिएक्शन करती है? वो कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो रिएक्शन होता है ना, वो लेस वायलेंटली होता है। और क्या प्रोडक्ट बनेगा? COH का होल ट्वाइस। ठीक है, और प्लस के H2 गैस, प्लस के H2। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे ऐसे। समझ में आ गया? तो ये बड़े मतलब लेस वायलेंटली होता है। बाकी इसी मेटल के साथ लेस वायलेंटली होता है। बाकी सोडियम पोटेशियम के साथ मोर वायलेंटली होता है पानी का रिएक्शन। सोडियम के साथ एंड पोटेशियम के साथ कैसा होता है? मोर वायलेंटली, मतलब थोड़ा तेजी से होता है। हीट निकलती है, हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? NaOH। क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaOH प्लस के H2 प्लस के हीट, प्लस के हीट। यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा? KOH प्लस के H2 प्लस के हीट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि कौन सी मेटल मतलब मोर वायलेंटली रिएक्शन करती है। तो मोर वायलेंटली ये करती है, मोर वायलेंटली, VIOLENTLY। तो मोर वायलेंटली सोडियम पोटेशियम करती है। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे?
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 2 लगा लो आप, यहाँ पे 2 लगा के देखो, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा के देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 पोटेशियम लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 लगा लो। तो ये रिएक्शन ऐसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो दे विल आस्क यू क्वेश्चन कि कौन सी मेटल बड़ी आराम से रिएक्शन करती है, कैल्शियम, और कौन सी बड़ी धांसू तरीके से, तगड़े तरीके से रिएक्शन करती है, सोडियम पोटेशियम, और कौन सी ऐसी है जो भाप से रिएक्शन करती है, एल्युमिनियम और आयरन। तो आयरन के केस में क्या बनेगा, Fe3O4, और एल्युमिनियम के केस में Al2O3, और जब बात Al2O3 की होती है तो मुझे पता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो ऐसा ऑक्साइड है वो। और एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, जो एसिड से भी रिएक्शन करते हो और क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको इसमें एलॉय पे, किसमें मिल सकता है, एलॉय, एलॉय पे मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पूछ सकते हैं ब्रास किसका एलॉय होता है, ब्रास किसका होता है, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका होता है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन का। एंड सोल्डर किसका होता है, सोल्डर होता है टिन प्लस लेड का, टिन प्लस लेड का। तो एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, और मेटल विद नॉन मेटल, मतलब 2 मेटल को आपस में घोल के या एक मेटल में नॉन मेटल को मिला के एलॉय बनता है। क्या बनता है, एलॉय। तो ऐसे पूछेंगे ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर जिंक का। ब्रॉन्ज किसका, कॉपर, ये टिन है, तो ब्रॉन्ज किसका, कॉपर टिन का, और ये टिन और लेड का, टिन प्लस लेड। तो ये एलॉय किसका है, सोल्डर का। अगर एक मेटल मर गई, थोड़ा ध्यान रखना, अगर एक मेटल मर करिए दूसरा कुछ भी हो तो एलॉय बनेगा अमलगम। क्या बनेगा, अमलगम। तो अमलगम पे थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। बाकी एक हमारा पास होता है स्टेनलेस स्टील। क्या होता है, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील किसका हो गया, स्टेनलेस स्टील में तो काफी सारी चीजें होती हैं, आयरन होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, और ये तुम्हारा कार्बन, ठीक है। तो ये एलॉय किसका होता है, स्टेनलेस स्टील का। कर लोगे तो एक क्वेश्चन आपको एलॉय का मिल सकता है कि ब्रास किसका एलॉय है, ब्रॉन्ज किसका है, सोल्डर किसका है। अमलगम का मतलब क्या, अमलगम के लिए 1 मेटल मरकरी होनी चाहिए, 1 मेटल क्या होनी चाहिए, मरकरी, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए क्वेश्चन जल्दी से। बाकी एक क्वेश्चन मिल सकता है तुम्हें, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन समझते हो, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि लोहा होता है ना, लोहा आयरन, तो आयरन के ऊपर हम किसके परत चढ़ा देते हैं, जिंक के। तो आयरन के ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो ये होता है गैल्वेनाइजेशन। मतलब लोहे को प्रोटेक्ट करना, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देना, तो उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं उसे, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। बाकी प्योर गोल्ड याद रखो कितना कैरेट होता है, तो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट। कितना होता है, 24। गोल्ड को कैरेट में नापते हैं। तो अगर मेरे पास 22 कैरेट गोल्ड है तो उसमें समझ जाना कि 22 कैरेट गोल्ड में ना 2 कैरेट की इम्प्योरिटीज होंगी, 2 कैरेट की क्या होंगी, इम्प्योरिटीज। और गोल्ड में किसकी इसकी इम्प्योरिटी डालते हैं, कॉपर की और सिल्वर की। गोल्ड में किसकी इम्प्योरिटी डालते हैं, कॉपर की, सिल्वर की, इनकी इम्प्योरिटीज गोल्ड के अंदर मिक्स करते हैं। तो गोल्ड को इस डालते हैं कैरेट में, और प्योर गोल्ड कितना होता है, 24 कैरेट। ये क्वेश्चन याद रखना। मतलब लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाते हैं हम गैल्वेनाइजेशन में, जिंक की। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, गैल्वेनाइजेशन। एक कोरोजन समझ लो इसके साथ साथ, कोरोजन। कोरोजन समझते हो, कोरोजन का मतलब होता है धातु का खराब होना, मैटर का खराब होना। जैसे चांदी काली पड़ गई क्योंकि उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत जम गई, कॉपर हरा हो गया क्योंकि उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत जम गई, तो कॉपर हरा हो जाता है कोरोजन से, चांदी काली पड़ जाती है। तो आपको ये ऑप्शन देंगे, चांदी काली पड़ी तो किसकी वजह से, तो आपको इस पे टिक मारना होगा। सिल्वर सल्फाइड की वजह से चांदी काली हो गई, कॉपर कार्बोनेट की वजह से कॉपर हरा हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक। क्या हो गया, और इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन। क्या हो गया, ग्रीन। आपका इसका कलर पूछ सकते हैं Fe2O3.XH2। तो ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट का। किसका फॉर्मूला है, रस्ट। रस्ट माने जंग। तो इसका कलर कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन। क्या हो गया, रेडिश ब्राउन। तो ये कोरोजन है। तो कोरोजन का मतलब होता है किसी मेटल का खराब हो जाना, किसी मेटल का खराब। जैसे चांदी काली पड़ गई, कॉपर हरा हो गया, और लोहा रेडिश ब्राउन हो गया। तो लोहा रेडिश ब्राउन हो गया क्योंकि उसके ऊपर Fe2O3.XH2O की परत जम गई, और चांदी काली पड़ गई क्योंकि उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत जम गई, है ना, समझ में आ गया। एंड कॉपर हरा हो गया क्योंकि उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत जम गई, तो इसे कोरोजन कहते हैं। तो ध्यान है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके। लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाते हैं, बोलो, गैल्वेनाइजेशन में। हाँ, नहीं, सिर्फ जिंक की। तो लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाते हैं, और इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। नाउ इसके बाद आपसे आयोनिक कंपाउंड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस पे, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड कौन सा होता है, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जैसे हमारा NeCl है, ठीक है, और जैसे हमारा MgCl2 है, और जैसे हमारा CaCl2 है। तो ये सारे आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड समझते हो ना, जैसे सोडियम है, तो इसकी वैलेंसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड क्लोरीन की वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि क्लोरीन का कन्फिग्रेशन 2 8 7 होता है, और सोडियम का 2 8 1 होता है, ठीक है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। मान लीजिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा।
तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो उसके 8 पूरे हो जाएंगे ऐसे। तो इस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा और इस पे माइनस का, 1 2 3 4 5 6 7 और इसने 1 लिया है तो जिसकी वजह से इस पे क्या जाएगा, माइनस का चार्ज आएगा। क्या चार्ज आएगा? तो ये जो प्लस माइनस से बनते हैं ना, ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बनते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। ध्यान रखना, ट्रांसफर से बनेंगे। एक होते हैं जो शेयरिंग से बनते हैं, जैसे ये CH4 है तो CH4 में C यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे ऐसे। तो अब ये ट्रांसफर से नहीं, ऐसे शेयरिंग से बनेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शेयरिंग। तो शेयरिंग से ऐसा सिंगल सिंगल बॉन्ड नजर आएंगे आपको ऐसे। ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। क्या बन गया ये? हाँ, तो ये जो कंपाउंड है ना, ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है ये? हाँ, तो जो शेयरिंग से बनते हैं वो कौन से होते हैं? बोलो। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड और ट्रांसफर से बनते हैं आयोनिक कंपाउंड। ट्रांसफर से क्या बनते हैं? तो देखिए लास्ट के क्वेश्चन बोलेंगे कौन सा आयोनिक कंपाउंड नहीं है, आपको ऐसे ऑप्शन दे देंगे। NaCl दे दिया, आपको KCl दे दिया और आपको CCl4 दे दिया और CH4 दे दिया। तो कौन से आयोनिक कंपाउंड नहीं है? तो मैं समझ गया ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है, ना ये है और ये ना ये आयोनिक कंपाउंड है दोनों। ये आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। याद रहेगा किससे बनते हैं बताओ? और शेयरिंग से कौन से बनते हैं? जल्दी बोलो। कोवेलेंट कंपाउंड। कौन से बनते हैं? हाँ, तो ट्रांसफर से बनते हैं आयोनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयोनिक कंपाउंड बनते हैं और शेयरिंग से कौन से बनते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। अब है ना, इनकी प्रॉपर्टीज पूछेंगे आयोनिक कंपाउंड की, तो ऐसे याद कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। किसकी? आयोनिक कंपाउंड्स की। तो P माने याद रखना फिजिकल नेचर। क्या याद कर लेना? फिजिकल नेचर। तो P माने फिजिकल नेचर हो गया, मतलब ये सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं ये? सॉलिड। फिजिकल नेचर में क्या होते हैं ये? सॉलिड। दूसरा क्या हो गया? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। C माने क्या हो गया? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और M माने क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और S माने क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी। S माने क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी। ऐसे तो फिजिकल नेचर इनका सॉलिड होता है, मतलब आज के क्वेश्चन वो पेपर में पूछेंगे आयोनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं, तो बोल देना सर क्योंकि है ना ये प्लस और माइनस से बनते हैं और प्लस और माइनस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये सॉलिड होते हैं। मतलब ये प्लस और माइनस से बनते हैं ना, इनके ऊपर प्लस और माइनस के चार्ज होते हैं और प्लस और माइनस में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और जिन कणों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड होते हैं, तो इस वजह से सॉलिड होते हैं। दूसरा ये कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन इसे मोल्टन स्टेट में करते हैं जब ये किस चीज में घुले होते हैं। जैसे नमक एक आयनिक कंपाउंड ना, जब तुम पानी में नमक को घोल दोगे तो उसके आयंस फ्री हो जाएंगे, तो जब उसके आयंस फ्री हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो उनका क्वेश्चन यही होता है कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी को, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो होती उनके अंदर, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनके आयंस बंधे हुए होते हैं, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, आयंस घूमते नहीं है सॉलिड स्टेट में। आयंस समझते हो तुम? आयंस क्या होता है, जैसे ये Na है ना, Na पे प्लस है और ये Cl पे, इन्हें कहते हैं आयंस। अब सॉलिड स्टेट में चिपके हुए होंगे, खुले हुए नहीं होंगे, तो इसलिए आयंस फ्री नहीं होंगे, तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी उनमें, सिर्फ मोल्टन स्टेट में फ्लो होगी। तो ध्यान रखना आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं लेकिन मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके आयंस फ्री नहीं होते। क्या नहीं होते आयंस? हाँ। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाई क्यों होते हैं वही रीजन है, क्योंकि ये प्लस और माइनस से बनते हैं, इनके ऊपर प्लस और माइनस के चार्जेस होते हैं और प्लस और माइनस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। और आयोनिक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं, क्योंकि नमक आयोनिक कंपाउंड है, पानी में तो घुल जाता है। तो आयोनिक कंपाउंड का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? NaCl। बाकी ऐसे देखो Ca वाले देखो आप एग्जांपल, जैसे देखो NaCl देखो, आप MgCl2 देखो, आप CaCl2 देखो, तो ये सारे कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी पानी में होती है, पानी में घुलनशील होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के हाई होते हैं क्योंकि ये प्लस और माइनस से बनते हैं और प्लस और माइनस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में इसलिए नहीं करते क्योंकि आयंस फ्री नहीं होते और फिजिकल नेचर इनका सॉलिड होता है। क्या होता है? दिखेगा कैसे? नमक क्या हो, नमक को क्या बोलोगे आप? नमक सॉलिड तो है, नमक आयनिक कंपाउंड है, तो है तो सॉलिड, वो गैस थोड़ी ना वो। सो आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर क्या होता है? वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं वो? सॉलिड। तो आयनिक कंपाउंड से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे 100%, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो नॉन मेटल से पूछ लेंगे। तो नॉन मेटल में किस चीज की टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को? जैसे Cl है, इसके पास माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, फॉस्फोरस ने 3 ले रखे हैं, नाइट्रोजन ने भी 3 ले रखे हैं। तो ये सब नॉन मेटल्स हैं। क्या है सब? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में ना इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है और मेटल में खोने की। तो नॉन मेटल में ये वाला शॉर्टकट याद रखना हमेशा, बी याद रखना। क्या याद रखना? बी। तो बी माने क्या हो गया? ब्रोमीन। बी माने क्या हो गया? ब्रोमीन। तो ये एक लिक्विड नॉन मेटल है, मतलब ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड है।
और आई माने क्या हो गया, आयोडीन। क्या हो गया, आयोडीन। ये एक शाइनिंग नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल जिसमें चमक होती है। और जी माने क्या हो गया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ये क्या होता है बच्चों, गुड कंडक्टर। किसका होता है ये, इलेक्ट्रिसिटी का। ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है ऐसे। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, बी याद रखना, बी माने ब्रोमीन। मतलब नॉन मेटल या तो सॉलिड होती है या गैस होती है। सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है। जैसे मेटल में कौन लिक्विड होता है, मरकरी। ऐसी नॉन मेटल में कौन लिक्विड होता है, ब्रोमीन। अब जैसे आई माने आयोडीन। देखो मेटल में ना चमक होती है, नॉन मेटल में चमक नहीं होती, पर ये थोड़ा अलग केस है, एक्सेप्शन केस। मतलब आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल जिसमें चमक होती है। तो ध्यान रखना, एक ऐसा नॉन मेटल जिसमें चमक होती है, आयोडीन। और एक ऐसा नॉन मेटल जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। नॉन मेटल में कभी करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसमें करंट फ्लो होता है। समझ में आ गया? तो कौन सा नॉन मेटल में करंट फ्लो होता है बताओ? हाँ, कौन सी नॉन मेटल में चमक होती है? ओके, और कौन सी नॉन मेटल लिक्विड होती है? ओके, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं कि गेन करती है? हाँ, एंड मेटल क्या करती है, लूज। मेटल लूज करते हैं, नॉन मेटल गेन करती है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे एलोट्रॉप्स पे। किसमें पूछ सकता है, एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स समझते हो, मतलब एक से ज्यादा रूप होना। जैसे कार्बन के एक से ज्यादा रूप होते हैं, कार्बन के 3 रूप होते हैं। जैसे कार्बन का एक भाई डायमंड डायमंड, ग्रेफाइट और बकनिस्टर फुलरिंग। इनके बारे में एक एक खास गुण है। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है मोस्ट, ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ना। और ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की। तो आपसे पूछ सकते हैं कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, बकनिस्टर फुलरिंग। इसमें ना 60 कार्बन के एटम होते हैं और अपने आप को फुटबॉल की शेप में अरेंज कर लेते हैं। ध्यान रखना, 60 कार्बन के एटम, फुटबॉल की शेप याद रखना। ये प्योर फॉर्म है कार्बन की, और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। और ये गुड कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबके बारे में एक एक गुण याद रखना। तो कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, 3। एलोट्रॉप्स होते क्या है, मोर देन वन फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का एक से ज्यादा फॉर्म होना, एक ज्यादा उसके रूप होना, उसे कहते हैं एलोट्रॉप, माने समरूप। तो कार्बन के 3 समरूप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिंग। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिंग। समझ में नहीं आ गया? एक क्वेश्चन इस पे मिल सकता है, बता दूं इसको। ओके, एक क्वेश्चन मिल सकता है बच्चों आपको, गैल्वेनाइजेशन हो गया इससे। अब मिल सकता है आपको जैसे मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे मिनरल्स क्या होते हैं, हमारे ओर क्या होते हैं, ठीक है, हमारी रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग, हमारी रोस्टिंग क्या होती है, और हमारा कैल्शिनेशन क्या होता है। इन पे क्वेश्चन मिल सकता है आपको। रोस्टिंग क्या होती है, कैल्शिनेशन क्या होता है। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स ऐसे एलिमेंट जो हमें अर्थ के अंदर मिलते हैं, उन्हें मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, मिनरल्स। और ऐसे मिनरल जिनमें मेटल मौजूद होती है, भाई ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल मौजूद है तो उन्हें क्या कहते हैं, ओर। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो मिनरल्स को आप डिफाइन कैसे करोगे, द एलिमेंट्स नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कैसे डिफाइन करेंगे, द एलिमेंट्स नेचुरली प्रेजेंट, एक ऐसे एलिमेंट्स जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, किसमें, इन द अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ की क्रस्ट में जो चीज हमें नेचुरली मिलती है उन्हें मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, मिनरल्स। और ऐसे और को डिफाइन करोगे, और को, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। मिनरल्स फ्रॉम विच, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ऐसे मिनरल जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन ए प्रॉफिटेबल एंड चीप वे, इन ए प्रॉफिटेबल एंड चीप वे। ये दोनों वर्ड लिखने जरूरी है, प्रॉफिटेबल एंड चीप वे। सस्ते तरीके से आपको ऑब्टेन करना है। प्रॉफिटेबल एंड चीप वे आर कॉल्ड ओर। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम, मतलब ऐसे मिनरल्स जिनसे आप मेटल को सस्ते एवं लाभदायक तरीके से प्राप्त कर सकते हो, तो उन मिनरल्स को ओर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओर। अब रोस्टिंग क्या होती है बताओ, रोस्टिंग। रोस्टिंग माने होता है ओर को हीट करना, ओर को। तो जैसे कॉपर का ओर है ना, ट्वाइस ऑफ Cu2S, ये कॉपर ग्लांस है। हम इसको हीट करेंगे ऐसे, तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ Cu2O प्लस के ट्वाइस ऑफ SO2, ट्वाइस ऑफ SO2। तो ये कॉपर का ओर है, इसका नाम है कॉपर ग्लांस। क्या नाम है इसका, कॉपर ग्लांस। अब इसमें इसको दोबारा ले लेंगे, ट्वाइस ऑफ Cu2O, इसमें डालेंगे Cu2S, इससे बन जाएगा 6Cu प्लस के SO2, 6Cu प्लस के SO2। तो ये जो कॉपर का ओर है ना, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है कॉपर ग्लांस। क्या नाम है इसका, कॉपर ग्लांस। तो ये ध्यान रखना, मतलब ओर को हीट करना, ओर को हीट करना, तो उसे क्या कहते हैं हम, ओर को हीट करने को क्या कहते हैं, रोस्टिंग। मतलब ओर को हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओर को हीट करना, उसे रोस्टिंग कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, कॉपर का ओर है। अब जैसे मरकरी की रोस्टिंग करी मैंने, ये ट्वाइस ऑफ HgS, ट्वाइस ऑफ O2, और इससे बना दिया ट्वाइस ऑफ HgO, ट्वाइस ऑफ SO2। ठीक है, अब क्या करा हमने, इस ट्वाइस ऑफ HgO को हमने हीट करा, तो इससे बन गया ट्वाइस ऑफ Hg प्लस के O2 बन गया, ट्वाइस ऑफ Hg प्लस के O2 बन गया। ठीक है,
तो ये मरकरी का जो ओर है ना, इसका नाम है सिनेबार। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम सिनेबार है। क्या नाम है इसका? सिनेबार। ठीक है, तो ये रोस्टिंग है, मतलब ओर को हीट करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसे क्या कहते हैं? रोस्टिंग। तो ये किसकी रोस्टिंग है? कॉपर की, और ये मरकरी की। ये ध्यान रखना, ये मरकरी का ओर है सिनेबार। मरकरी का एलॉय नहीं है, एलॉय होता है अमलगम। ये ओर है, ओर सिनेबार है, और एलॉय होता है अमलगम। तो ये रोस्टिंग होती है। क्या होती है? रोस्टिंग। रोस्टिंग समझते हो? रोस्टिंग में देखो ऐसे पढ़ा करो आप, जैसे ये रोज कोक पियो, ऐसे पढ़ो, रोज पियो कोक, मतलब सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। जैसे सल्फाइड है ना, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो सल्फाइड का ऑक्साइड में कन्वर्ट होना उसे कहते हैं रोस्टिंग। अब देखो, सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया रोस्टिंग में, और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो सुनो, ये जो सल्फाइड है ना, सल्फाइड ओर है, तो ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया। तो सल्फाइड ओर किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड ओर में। कभी पूछता है कि हम उसे ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्साइड ओर से मेटल को ऑब्टेन करना आसान होता है, तो इसलिए हम कार्बोनेट को और सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना आसान होता है। सल्फाइड को और कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड में। तो अगर कार्बोनेट को कर रहे हो आप, तो वो कैल्सिनेशन है। कार्बोनेट को कर रहे हो तो क्या है? कैल्सिनेशन है। एंड सल्फाइड को कर रहे हो तो रोस्टिंग है। देखो देखो, जैसे मैंने ये जिंक कार्बोनेट है, तो अगर मैंने इसको ट्राइंगल का मतलब हीट करा, तो ये बन गया ZnO प्लस के CO2 बन गया ना। देखो एक कार्बोनेट और था, इसका नाम था जिंक कैलामाइन। क्या नाम था इसका? जिंक कैलामाइन। तो इस जिंक कैलामाइन को मैंने हीट करा, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ना, हो गया। अब इस जिंक ऑक्साइड में आप कार्बन डाल के इससे मेटल को ऑब्टेन कर लीजिए, Zn प्लस के CO ऐसे। तो कार्बोनेट का ऑक्साइड में कन्वर्ट होना, ये कैल्सिनेशन है। इसमें मैंने ऑक्सीजन नहीं डाली है, इसमें मैंने ऑक्सीजन नहीं डाली है, तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है कैल्सिनेशन। क्या प्रोसेस है ये? कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है? हम ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में, एंड रोस्टिंग में सल्फाइड कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में। समझ में आ गया? तो ये किसका कैल्सिनेशन क्या है? जिंक कैलामाइन का। ये जिंक का ओर है, जिंक का ओर। तो 3 ओर तुम्हारी बुक के अंदर लिखे हुए हैं बच्चों, एक Cu2S कॉपर ग्लास, और एक तुम्हारा ZnS जिंक ब्लेंड, और एक तुम्हारा जिंक कैलामाइन, और एक तुम्हारा सिनेबार। तो ये क्या हो गया हमारा? कॉपर ग्लास। क्या हो गया हमारा? ये क्या है बताओ? बताओ क्या है ये ओर है। क्या है ये? और ये क्या हो गया? जिंक कैलामाइन। क्या हो गया ये? जिंक कैलामाइन, CLAIMIN। और ये क्या हो गया? सिनेबार। क्या हो गया ये सिनेबार। तो ये हमारे ओर है। तो ये जिंक का ओर है, ये भी जिंक का ओर है, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। तो ये भी जिंक का ओर है, ये भी, ये मरकरी का ओर है। तो मरकरी का जो ओर है वो सिनेबार है, और मरकरी का जो एलॉय है वो क्या है? अमलगम। अमलगम 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 अमलगम। हाँ सर, आया देखो, मतलब अमलगम एलॉय है, वो मरकरी का एलॉय है, और सिनेबार क्या है? वो ओर है। वो क्या है? ओर। याद रहेगा? चलिए, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे रोस्टिंग से, कैल्सिनेशन से, ओर से, मिनरल से, इनसे। ठीक है, अब एक और चीज बताओ आपको, एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होगा बच्चों? जैसे ये 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक होगा एनोड और एक हो गया हमारा कैथोड। क्या हो गया? कैथोड। तो अब ये एनोड हो गया ना, तो इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, इसको नेगेटिव से जोड़ दिया। ठीक है, एक मिनट जोड़ना। तो एनोड हो गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। पहला तो क्वेश्चन ये याद कर लीजिए आप कि एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। एंड कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। पहले तो याद कर लीजिए, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। अब ये ना इम्प्योर कॉपर का बनता है, ये इसे रखते हैं इम्प्योर कॉपर। तो इम्प्योर कॉपर हमारी यहाँ पे होगी, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर होगी, मतलब यहाँ से ना, देखो सुनो, एक्चुअली यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रोलाइट होगा CuSO4 नाम का। तो CuSO4 ऐसे टूटेगा, Cu++SO4-2 ऐसे टूटेगा। तो मतलब यहाँ से ना कॉपर, इस वाले इलेक्ट्रोड, ये इम्प्योर कॉपर है, तो ये जो कॉपर है ना, ये निकल के यहाँ जाएगी Cu2+, ऐसे ये कॉपर यहाँ जाएगी। ठीक है, अरे बोलो। तो ये कॉपर जब यहाँ आएगी ना, तो ये इस पे डिपॉजिट हो जाएगी, इस पे डिपॉजिट हो जाएगी, यहाँ से छूट के ये इस पे डिपॉजिट हो जाएगी, इस पे। ये कॉपर हमारी इस पे डिपॉजिट हो गई। ठीक है, तो जब ये कॉपर यहाँ से छूट के इस पे डिपॉजिट हो जाएगी, तो ये वाला इलेक्ट्रोड मोटा हो जाएगा और ये वाला पतला हो जाएगा, तो ये हमें प्योर कॉपर का मिलेगा। ये किसका मिलेगा हमें? प्योर कॉपर का। तो ये एक तरीके से हमने इसको रिफाइन कर लिया। तो इलेक्ट्रिसिटी देके हमने इसको रिफाइन कर लिया। और ये जो सेल है ना, ये कौन सा सेल है? ये कौन सा सेल है हमारा? इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल रिएक्शंस होंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होगी? हाँ, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एक तो है एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है, एनोड इम्प्योर होता है, कैथोड प्योर कॉपर होता है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। हमेशा ऐसे होगा बच्चों, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है ऑलवेज।
एनोड पे ऑक्सीजन होगा और कैथोड पे क्या होगा हमारा, रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा हमारा, रिडक्शन होगा। मतलब यहाँ से कॉपर है ना, ये जो इलेक्ट्रोड है पतला हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, मतलब यहाँ से कॉपर छूट छूट के इस पे डिपॉजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी इस पे, डिपॉजिट। तो ये प्योर कॉपर का बन जाएगा। ध्यान रखना, प्योर कॉपर कैथोड होगा, इम्प्योर एनोड होगा। एनोड प्लस होगा, कैथोड माइनस होगा। एनोड प्लस होगा, कैथोड माइनस होगा। अब वो क्वेश्चन पूछेंगे इस मेथड से किस किस को रिफाइन करते हैं, किस किस को शुद्ध करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉपर को, सिल्वर को एंड गोल्ड को, और इन प्लैटिनम वगैरह को इस मेथड से इनको हम क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिफाइन। बाकी ऑप्शन ये देगा किसको रिफाइन नहीं कर सकते, तो आपको पता चलना चाहिए रिफाइन कर किस हो सकते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह को रिफाइन कर लेते हैं इस वाले मेथड से। इसमें एक क्वेश्चन और मैं आपका बताना भूल गया, एक क्वेश्चन आपका रॉयल वाटर पे आता है। किस पे आता है, रॉयल वाटर। वो रॉयल वाटर क्या होता है, इसे एक्वा रीजिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया मिक्सचर होता है किसका, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस के कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर होता है, और ये 1:3 में आपस में डिसॉल्व होते हैं, 1:3 में। तो ध्यान रखना, इसे एक्वा रीजिया कहते हैं, रॉयल वाटर। तो रॉयल वाटर किस किसका मिक्सचर बताओ, रॉयल वाटर किसका मिक्सचर है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl के मिक्सचर को कहते हैं रॉयल वाटर। कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl के मिक्सचर, ध्यान रखना, रॉयल वाटर, रॉयल वाटर, रॉयल वाटर, एक्वा रीजिया। किसका किस किस चीज का मिक्सचर है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl का। और रेशियो क्या है, रेशियो देखो यहाँ पे 3 है ना, तो इसके नीचे मन लगा देना, क्रॉस कर देना, मतलब ये 3 को उधर लगा देना, तो 1:3। 1:3 समझते हो, मतलब ये 25%, ये 75%, ये 75% और ये 25%। ध्यान रखना, रॉयल वाटर मतलब ऑर्नामेंट्स को धोने में काम आता है, उनको साफ करने में, ज्वेलरी वगैरह को चमकाने में। तो ध्यान रखना इस पे, रॉयल वाटर कर लोगे। तो ये बड़ा मैंने पढ़ाया फास्ट चैप्टर, मतलब ये एक क्विक रिवीजन हो गया। इनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स के, ठीक है, ओके।